थोड़ा सा मैं इंट्रो दे देती हूँ। जो अपने बयान और अपनी सक्रियता के लिए हमेशा एक अलग पहचान उन्होंने बनाई है, और अब मैं बड़े ही गरिमा के साथ निमंत्रित करना चाहूंगी माननीय प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को कि वे मंच पर आएं कृपया कर। और इसी के साथ में मैं आग्रह करूंगी हमारे एडिटर इन चीफ प्रवीण जी को मंच पर आएं, और एडिटर इन चीफ प्रवीण दुबे जी भी इस वक्त मंच पर हैं, और इसी के साथ में जोरदार तालियों के बीच अब इस सेशन की शुरुआत करेंगे। वाकई एक बार फिर से मंच पर गृह मंत्री एमपी के फायर ब्रांड लीडर नरोत्तम मिश्रा जी का स्वागत है। हमने इस सत्र का नाम ही दिया है गरम दल। मतलब आप लगातार देखते होंगे जो मंत्री जी हैं नरोत्तम मिश्रा जी, उनके जो बयान आते हैं वो बहुत तल्ख और बहुत सुर्खियों वाले आते हैं। उसी से शुरुआत कर लेते हैं। सर, आपके जो बयान होते हैं वो बहुत तल्ख होते हैं। अभी एक जो सबसे ज्यादा है, जो चर्चा में है, आपने कहा कि भाई जो सोनिया है वो केकई की तरह चाहती हैं कि वो बन जाएं, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का पद मिल जाए। ऐसे और भी लगातार बयान जो है आप राहुल गांधी को, आपने पश्चिम बंगाल के वक्त में कहा था कि बाकी पार्टियां चुनाव लड़ रही, राहुल गांधी मछली पकड़ रहे हैं। देश के राजनीतिक जिस तरह का परिदृश्य है, इसमें पार्टी अब कोई नहीं है। पार्टी एक ही है, भारतीय जनता पार्टी। बाकी सब परिवार है। उसका मूल सार ये है। इसको इसलिए न ले, ऐसे मत ले लेना कि मैं भाजपा का हूं इसलिए भाजपा की कह रहा हूं। आप ऐसे देखते चलो कि नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका, फिर उनके लंका तैयार हो रहे हैं। आप देख लीजिए राबड़ी जी, लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी, और फिर उनके जो भी तैयार होंगे, मुलायम सिंह, अखिलेश, डिम्पल, फिर सिंपल तैयार हो रहे हैं। ऐसे बाकी जितने भी दल हैं, आप देखो परिवार हैं, आप उन्हें पार्टी नहीं कह सकते। तो वो जो मैंने कहा था कि सोनिया को चिंता है कि उनका बेटा सेट हो जाए, लालू जी को चिंता है कि उनका बेटा सेट हो जाए, मुलायम सिंह को चिंता है कि अखिलेश सेट हो जाए, और मोदी जी को चिंता है कि देश सेट हो जाए। इतना सा थोड़ा सा अंतर है। अब आप किसको सेट करना चाहते हैं, जनता जाने। इस सभा में बोला था मैंने। नहीं, मैं तो जनता को सेट कराने के भाव में बैठा हूं कि जिसकी भी सरकार बने जनता की बने। एक सवाल जो है ऐसा वो नहीं है कि वो दिल्ली में ही है जी। कमलनाथ जी को चिंता है कि नकुलनाथ सेट हो जाए, दिग्विजय सिंह जी को चिंता है कि जयवर्धन सेट हो जाए, भूरिया जी को चिंता है कि विक्रांत सेट हो जाए, हम लोगों को चिंता है कि प्रदेश सेट हो जाए। तो चलिए इसी बात से शुरू कर देते हैं। जब यहां पे जनाशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हुई मध्य प्रदेश में, तो विंध्य से सबसे पहली अगुवाई जो करी वो आपने करी। तो एक तो इसके मायने क्या हैं, और दूसरा ये कि जनाशीर्वाद यात्रा जब बिल्कुल आज वाइंड अप हो गई, आपका एक बड़ी रैली यहां हो भी गई, तब आपका आकलन क्या है? मेरा आकलन तो बहुत स्पष्ट है कि हम 2/3 बहुमत से आ रहे हैं। लेकिन चूंकि भ्रम की स्थिति इसलिए रहती है कि सामने वाली पार्टी भी यही कहती है कि हम 2/3 बहुमत से आ रहे हैं या हम सरकार बना रहे हैं। मान्य मेरा ऐसा भी है कि हम दोनों ही सही आंकलन नहीं कर सकते। सही आंकलन आप कर सकते हो जो दूर बैठ के हम दोनों को देख रहा है। वास्तविकता यह है कि चुनाव जैसे जैसे नीचे उतरेगा प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसका कारण है कि जनता के सतत संपर्क में सिर्फ भाजपा है, कांग्रेस का नेतृत्व तो है नहीं। कमलनाथ जी की उम्र और स्वास्थ्य दोनों अलाउ नहीं करते कि वो जनता के बीच जा पाए। गए तो दिक्कत आएगी उनको, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, उम्र की दृष्टि से। और यही कारण है, आप देखते होंगे शिवराज सिंह बिना जनता के रह नहीं सकते, वो सुबह से निकल ही जाते हैं, और कमलनाथ जी निकल ही नहीं सकते, महीनों नहीं निकलते। दिग्विजय सिंह जी 15 दिन से आए नहीं है, आज आएंगे ऐसा सुना है मैंने। तो ये दोनों की, वो दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के नेता तो हो सकते हैं, पब्लिक के नेता नहीं है। वो खुद भी कह चुके हैं मैं जाता हूं तो चुनाव हारते हैं, और तय भी है जहां जहां संत मठा को जाए भैंस पड़ा दो मर जाए, वो वाली स्थिति है।
आप सवाल का पहला हिस्सा स्किप करके मैं फिर से ऐड करते हुए उसे दोबारा एक नए सिरे से वो कर रहा हूं कि बिंद जो है वो पिछली बार आपके लगातार साथ में था। 26 सीटें लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके पास थी, 4 वहां गई। इस बार बिंद का क्या रहेगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भाई वहां थोड़ी नाराजगी है कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला नए मेहमानों के आने के कारण, वो भी, और जनाशीर्वाद यात्रा की अगुवाई अगर पहले दिन नरोत्तम मिश्रा जी करते हैं तो उसके मायने क्या? नहीं, बिंद में हम पिछली बार जैसे या उससे अच्छे ही आएंगे, कम नहीं होंगे। ये जो कयास लगाने वाले हमेशा कयास लगाते हैं ना कि ये पीक पे हैं, स्टीम पे आ गए थे, इससे ऊपर कहां जाएंगे, जाएंगे तो नीचे ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। लोकसभा में हर बार यही कहा जाता है, हम लगातार लोकसभा कब से 27-28 जीत रहे हैं, लगातार जीत रहे हैं। पिछली बार भी जीते, जबकि सरकार कांग्रेस की बनी थी, जीते हम ही थे। पिछली बार भी हमको कांग्रेस से ज्यादा वोट आए थे, सरकार वाले सीट उनकी ज्यादा आ गई हो, बहुमत उनको नहीं आया था। ऐसे ही इस बार भी बिंद में हम निश्चित रूप से जीतेंगे, उसी स्थिति में जीतेंगे। जिस इलाके से आप आते हैं, आप हैं तो बड़े नेता, लेकिन मैं हर जो भी मेहमान आ रहे हैं उनसे मैं उनके इलाके पर सवाल जरूर कर लेता हूं। ग्वालियर चंबल पिछले चुनाव में 2018 में थोड़ा नुकसान आपको पहुंचाया, फिर नए मेहमान आ गए, नए मेहमानों का कान थोड़ा ठीक मैनेज हो गया। इस बार वो उन मेहमानों के कारण दिक्कत तो नहीं हो जाएगी कहीं टिकट वितरण में, खासतौर पर, या जीतने में? ग्वालियर चंबल की स्थिति को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे पिछली बार को, तो 3 बड़े कारण थे जिनके कारण से हमको थोड़ा नहीं ज्यादा नुकसान हुआ था। थोड़ा नुकसान नहीं हुआ था ग्वालियर चंबल, ज्यादा हुआ था, बहुत ज्यादा हुआ था। 6-7 सीटें ही हम जीत पाए थे 32 में से। उसके 3 बड़े कारण थे। एक था सबसे बड़ा कारण 2 अप्रैल का दंगा। कांग्रेस जो हरिजन एक्ट का 2 अप्रैल का था, ये झूठ फैलाने में सफल हो गई थी कि भाजपा कहीं इसमें दोषी। दूसरा, कांग्रेस ये भ्रम फैलाने में सफल हो गई थी कि 2 लाख का कर्जा किसान का वो माफ कर देगी 10 दिन में। तीसरा, महाराजा सिंधिया साहब। ये 3 ग्वालियर चंबल के ऐसे कारण थे कि जिन्होंने बहुत नुकसान किया भाजपा को। इस बार ये तीनों ही कारण नहीं है, बल्कि उल्टा है। महाराजा सिंधिया हमारे साथ हैं, 2 लाख के कर्जे से बड़ा हमारा लाडली बहना हमारे साथ है, और कोई भी 2 अप्रैल जैसा दंगा या जातिगत वैमनस्य का भाव ग्वालियर चंबल में नहीं है। इसलिए परिणाम भी उल्टे होंगे इस बार। और ये जरूर कहूंगा प्रवीण जी के अब 2 महीने बचे हैं, उसके बाद इस विषय पे पूछना जरूर बिल्कुल कि परिणाम उल्टे आए कि नहीं आए। जब हम परिणाम वाले दिन भी कोशिश करेंगे कि आपसे भाजपा क्लीन स्वीप करेगी, आप देखना। बिल्कुल पक्का। एक जो आपके साथ आपका जो इंप्रेशन है इस तरह का कि बहुत तल्ख, जो आपको ठीक से नहीं जानता वो ये मान के चलता है कि कट्टर हिंदूवादी नेता वाला एक इमेज है इनका, और वो रिफ्लेक्ट भी होता है जब आप कहते हो कि भाई ये अमुक गाना बदल दो, अमुक एडवर्टाइजमेंट ठीक नहीं है, ये हमारे उस पर हमला है। तो इन सबको मॉनिटर कैसे करते रहते हो आप बारीकी? तल्ख बल्क नहीं है, तल्ख पर पत्थर समझता है मुझे मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं उसने कभी छूकर नहीं देगा। ऐसा नहीं है। लेकिन आपने जो बताए, अगर मैं गलत था तो करवा चौथ का विज्ञापन क्यों बदला? सनी लियोनी ने अपना गाना क्यों बदला, मधुबन में राधिका नाचे रे? सख्त की बात नहीं है, मेरा छोटा सा सवाल है। आप आज शांत कर दो मुझे, मैं आज के बाद वो सवाल उठाऊंगा नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप हर बार विज्ञापन बनाओ तो हिंदू धर्म पे, गाना बनाओ तो हिंदू धर्म पे, आलोचना करो तो हिंदू धर्म की, सनातन की, हमारे देवताओं की। कोई तो ऐसा मर्द होगा जो किसी और धर्म की आलोचना करते हो। एक भी बार उस धर्म की आलोचना क्यों नहीं करते? और एक बार भी कर देंगे तो सरतन से जुदा हो लेगा, फतवा जारी हो जाएगा। ये आप भी मानते हो। तो हमको हमारी शराफत को कमजोरी माना जा रहा है, हमको सॉफ्ट टारगेट माना जा रहा है, जो गलत है। बस इतनी सी बात है। आप कह दो गलत है कि सही है, मैं आप ही की मान जाऊंगा। हमारा ही धर्म क्यों, सिर्फ इतना सा सवाल है। मेरा ही धर्म क्यों, सनातन ही क्यों, इतना सा सवाल है। एक आध बार तो कभी दूसरे धर्म पे बोलो भाई, एक आध बार सिर्फ बताओ उदाहरण के लिए। तो 1.25 अरब से ज्यादा आबादी वाले देश से ये मांग नरोत्तम मिश्रा जी से ज्यादा प्रमुखता से होती है बाकी राज्यों की तुलना में। जो, और आखिर में ये सहमत हूं इस बात से कि बदलते हैं वो लोग, जो भी आपकी आपत्ति होती है वो चेंज हो जाती है, लेकिन ये मांग यहीं से उठती है, ये प्रश्न।
नहीं, मेरे ध्यान में विषय आता है तो मैं उठा देता हूं। अब ध्यान में आने के बाद भी ना आए तो ये खामोशी कमजोरी भी समझते हैं लोग, और कमजोरी तो कहीं से आना नहीं चाहिए। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो इसी की अगली लाइन एक बार सिंधिया साहब ने ही बोला है कि जहां उस पर आंच आए, उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। तो एक बार फिर मध्य प्रदेश की सियासत पे आते हैं सर। अभी आपकी यात्रा के जवाब में, मैं आपकी इसलिए भी कह रहा हूं कि अगुवाई पहले दिन आपने करी थी, आपकी यात्रा के जवाब में कांग्रेस जनाक्रोश यात्रा निकाल रही है, और बहुत जगह वो ये, मतलब जो कांग्रेस का क्लेम है वो ये है कि भाई आपकी तो गवर्नमेंट ने भी मदद करी, उनके साथ जो भीड़ आ रही है वो आपसे नाराज है, इसलिए आ रही। टिकट घोषित कर देते हमारी तरह, फिर निकालते यात्रा, तो समझ में आ जाता एक बात। और आक्रोश खंडवा में भी, बुरहानपुर में देखा होगा, छतरपुर में भी देखा होगा, भिंड में बंदूकों के साए में यात्रा भी आपने देखी होगी। तो आक्रोश तो आप सब जगह इनका देख ही रहे होंगे, कांग्रेस की क्या स्थिति है। और इनका आक्रोश आपस में ही है, जितना भी आक्रोश है। आप तय मान के चलिए, ये गुटों में बटी हुई कांग्रेस फिर बिखरेगी। आज की मेरी बात 2 महीने बाद फिर पूछना मेरे से। आपका जो भी आकलन है अभी तक, ये जो वो आ रही हैं खबरें, वो ये कि बड़ी नेक टू नेक फाइट है मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच। तो आपकी बात को सच मान लेते हैं, अगर 20 साल हुकूमत में रहने के बाद भी अगर हम नेक टू नेक हैं तो हुकूमत हमारी आ रही है, ये तय है। जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है, इतना भी तय। अगर आपकी बात भी सही मान लें तो ठीक है। ये जो कांग्रेस पे आप भीड़ देख रहे होगे ना, वो एंटी इनकम्बेंसी वाली ही होगी, ज्यादा नहीं होगी। उन्हें मनाएंगे, हमारे अपने माथा नवाएंगे। जनता जनार्दन का आशीर्वाद आज मोदी जी लेके गए हैं, सब पूरे कार्यकर्ताओं के बीच घूमे, और हमारी भी 5 यात्रा 223 विधानसभाओं में आशीर्वाद लेके आई है। रात को 12-12 बजे हमने सभाएं की, और हम तो आप ही की बात मान ली, हमने अपना कुछ कहा नहीं, नेक टू नेक है तो हमारी आ रही है। वो सर सवाल 20 साल में एक भी बार प्रवीण जी कम वोट नहीं आए हमको कांग्रेस से। पिछली बार भी वोट हमें ज्यादा आए थे, सीट उनकी ज्यादा आई थी, पर बहुमत किसी का नहीं आया था। ठीक है। और इसलिए फेफड़े किसी के लगाए थे उनने, दिल बीएसपी का, सपा के फेफड़े, हाथ पैर निर्दली, इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। आपने पहला सवाल जो आपको आपके बहुत मुताबिक था वो लपक लिया, सवाल का पहला हिस्सा। मेरा दूसरा हिस्सा ये था कि मान लीजिए पिछली बार जैसी जो स्थिति बनी, कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं आई, तो फिर डरना चाहिए उनको नरोत्तम मिश्रा जी से कि फिर आप खींच लोगे उनके लोग? नहीं, मेरे से डरने की क्या जरूरत है, वो तो खुद ही गिरेंगे अपने वजन से। मैं एडवांस में कह रहा हूं कि कांग्रेस में इतना मतभेद है, ये सरकार बना ही नहीं पाएंगे, कहीं से कहीं दूर दूर तक नहीं। जैसे जैसे चुनाव नीचे उतरेगा, ये कोसों दूर नजर आएंगे आपको, अगर आज आप नेक टू नेक कह रहे हो तो। मतलब आपकी भूमिका नहीं रहेगी, ये तो आश्वस्त करा दीजिए बीएस टीवी के मंच के माध्यम से कि अगर कुछ उनकी गवर्नमेंट गिरी तो इस बार आपकी भूमिका नहीं रहेगी, ये मान लिया जाए। नहीं, ये तो परिस्थिति जन है, मेरी भूमिका तो तब भी नहीं थी, तो अब कहां से होगी। अच्छा, एक बात और भी है कि जितनी भी इलाके हैं, चाहे ग्वालियर चंबल की बात करें हम, या महाकौशल की बात करें, या मालवा की बात करें, ये इससे सहमत हूं मैं आपकी उस बात से कि वैसी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है जो इतने साल की गवर्नमेंट के बाद होना चाहिए। लेकिन क्या डर था कि सामूहिक उत्तर नेतृत्व की तरफ बढ़े आप लोग, किसी एक चेहरे को आगे नहीं किया? नहीं, ये तो अच्छा परिणाम आप देख रहे होंगे ना, आप ही तो कह रहे हैं। और चेहरा हमारा एक ही है, मोदी जी ही है। पिछली बार भी थे, इस बार भी है, आगे भी वही रहने वाले हैं। इसलिए इसमें कोई संशय की बात नहीं है, हम सब साथ हैं, और यही भाजपा की विशेषता है। ऐसा नहीं है कि हम ये मध्य प्रदेश की बात, 5 राज्यों के चुनाव, 5 में वही स्ट्रेटेजी है। भाजपा नवाचार करती रहती है। हमारे, आपने कभी सुने 6 महीने पहले टिकट आ जाए, 3 महीने पहले आ जाए? आए कि नहीं आए? बीजेपी ने टिकट गुजरात में सारे पहली बार लड़ाए कि नहीं लड़ाए? नवाचार किया, सफल हुए। दिल्ली नगर पालिका महानगर निगम में जो नवाचार किया था, सभी सफल रहे। नवाचार करना भी चाहिए, मेरी ऐसी मान्यता है। अच्छा, अभी तक बीजेपी का इंप्रेशन ये था कि बड़े अनुशासित परिवार की तरह है वो, कि अगर मान लीजिए वोट किसी का टिकट कटा तो असंतुष्ट होता है, घर में ही बुदबुदाहट में वो खत्म हो जाता था। इस बार शिफ्ट कर रहे हैं लोग, मतलब आपके सिटिंग एमएलए भी चले गए और भी लोग कांग्रेस में शिफ्ट कर, उन्होंने दरवाजा खोल रखा कि आते जाइए बीजेपी के जो वहां है ही नहीं ना, टिकट मांगने वाली नहीं है अभी कांग्रेस पे आधे से ज्यादा सीटों पे। अभी भी इतने जाने के बाद भी उन पर आदमी नहीं है। और फिर बाद में इनमें से कोई जीत आएंगे, भगेंगे, तो ये कहेंगे कि देखो बिच गए बिच गए बिच गए।
ये गलती बार बार कमलनाथ जी करते हैं, इस बार भी कर रहे हैं। अच्छा है, करें। तो किसी योजना के तो नहीं भेज रहे हैं आपके दुश्मन योजना का है, वो स्वभाव से ऐसे हैं, स्वभाव से ऐसे हैं। पीपर पात सरस मन डोला, ये डोलने वाले जीव हैं, जाएंगे। इंडिया गठबंधन को लेके आप क्या सोचते हैं? क्या कुछ उसका फर्क यहाँ पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, या कुछ भी नहीं होगा इंडिया गठबंधन को लेके? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये दो दलीय व्यवस्था वाले प्रदेश हैं। या कोई घमंडिया गठबंधन का वो नहीं चलेगा। ये सच है कि ये सब फुके बल्बों की झालरें हैं, इनमें रोशनी नहीं आने वाली है। ये इकट्ठे हो गए हैं, क्यों हो गए हैं ये भी तो आप सोचो ना। किसके डर से हो गए हैं इकट्ठे? इनको इकट्ठा किया किसने? इसलिए वो स्वाभाविक रूप से, देखो मोदी जी, अगर आप एक निष्पक्ष व्यक्ति की तरह जिस दिन मोदी जी को देखोगे तो आपको लगेगा वास्तव में वो भारत के मान बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, भारत के स्वाभिमान बढ़ाने को कर रहे हैं, सम्मान बढ़ाने को कर रहे हैं, और विश्व के पटल पर भारत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। जो G20 में आपने देखा होगा, एक वो दौर था जब हमारे मसले विदेशों में निपटा करते थे, आज विदेशों के मसले हिंदुस्तान निपटा रहा है। G20 को G21 कर दिया उन्होंने, यही किया। एक वो दौर था जब हम हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर पर लाल चौक पर तिरंगा फहराने को तरस जाते थे। आज मोदी जी ने लाल चौक जो चली क्या, चांद पे तिरंगा फहरा दिया। एक वो दौर था जब पाकिस्तान हमसे कश्मीर मांगता था, आज वो दौर है मोदी जी के कारण से कि पाकिस्तान भीख मांग रहा है। ये मोदी जी के कारण से ही है। दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला नेतृत्व आज मिला है। आज विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति का नाम अगर कोई है तो वो नरेंद्र भाई मोदी है। और इसलिए जब आप निष्पक्ष होकर सोचोगे, ना इस पक्ष के ना उस पक्ष के, निष्पक्ष सोचोगे तो आप पाओगे कहां मनमोहन सिंह और कहां मोदी, कहां राहुल बाबा और कहां मोदी जी, कहां राम राम, कहां टेंटे। नहीं, मैं वैसे निष्पक्ष होकर ही सोच रहा हूं। मैं केवल एक सवाल ये कर लेता हूं कि भाई मुझे दोनों पक्षों को सवाल करने थे। राहुल गांधी को किस तरह का राजनेता आप मानते हैं? राहुल गांधी को अगर मैं आपसे कहूं कि आप परिभाषित करें, कैसे राजनेता है? मैं तो उसको किसी भी राजनेता मानते ही नहीं। मैं उनको भाई राजनेता जैसा कुछ है भी नहीं, और जिस तरह का वो कर रहे हैं उससे और शंका हो जाती है। कभी पंचर जोड़ने लगते हैं, कभी क्या परसों क्या उठाया, सूटकेस रख लिया था, कुली बन गए। नहीं, वो भी ट्रॉली वाला सूटकेस रखा, सूटकेस भी जिसमें पहिए लगे थे रबड़ के, वो वाला ट्रॉली का सूटकेस उन्होंने रख लिया। अब ये इसको क्या, अच्छा आप बताओ मुझे, क्या मानोगे आप संसद में आंख मारने को? मैं आपसे पूछ, देखो निष्पक्ष होकर सोचो, मैं मत मानना मैं भाजपा का हूं। आप संसद में अगर सो जाओगे और उत्तर प्रदेश में खाट पर सभा करोगे तो इसका क्या अर्थ होगा? खाट सोने के लिए है, संसद भाषण देने के लिए। आप खाट पर सभा कर रहे हो, संसद में सो रहे हो। ये अब इसमें मेरे जैसे व्यक्ति से आप सवाल करोगे तो विचित्रता उभर के आएगी। बहुत विचित्र टाइप का व्यक्ति है वो। अभी इसमें है नहीं, मैं किस्सा सुनाता नहीं तो लंबा, सुनाइए सुनाइए, बहुत लंबा हो जाएगा। सुनाइए। एक व्यक्ति राजा साहब के यहाँ आया काम मांगने के लिए। काम मांगने, उसने कहा तेरी विशेषता क्या है? बोले मैं चेहरा देख के बता दूंगा, शकल देख के बता दूंगा, कोई भी जीवधारी की। तो उसको राजा का पसंदीदा घोड़ा था, अस्तबल में रख दिया नौकरी पे। साल 6 महीने बाद राजा को ध्यान आया कि मैंने वो आदमी आया था, नौकर रखा था, बुलाओ। तो ना बुलाया, बोले अब मेरे घोड़े की विशेषता बताओ। तो बोले महाराज साहब घोड़ा तो अच्छा है, नस्ली असली नहीं है, असली नहीं मेरा घोड़ा। तो उन्होंने गुस्सा में आके उसको बुलाया जिससे खरीदा था, बता भाई क्या विशेष बात है? तो उसने बताया साहब ये घोड़ी इसकी पैदा करते में मर गई थी, तो इसको गाय का दूध पिला के पाला था, इसलिए ये कह रहा है कि असली नहीं है। राजा को वो आदमी पसंद आया। बोले कैसे पहचाना तूने इसको? तो बोले मैंने ऐसे पहचाना कि कोई भी घोड़ा घास जब खाता है तो मुंह में दबाने के बाद ऊपर कर लेता है मुंह को, तब खाता है। गाय सिर नीचा किए कि ये खाती थी, ये घोड़ा नीचा सिर किए ही खा रहा है। शाबाश, उसका प्रमोशन कर दिया और उसको रनिवास में रख दिया। रनिवास मतलब जानते हैं ना, रानियों के महल में। थोड़े दिनों बाद आई गई बात हो गई, एक बार राजा किले की 4 दीवारी पे घूम रहे थे, तो इसमें मैं ये जो प्रमोशन हुआ उसके पहले राजा ने उसको
उसने सही पकड़ लगाई घोड़े की, इसके लिए उसको बहुत सारी गाय, भैंस, घी, दूध, बकरी ये उसको इनाम में दी बहुत सारी। फिर उसको प्रमोशन करके रनिवास में रख दिया। रनिवास में जब वो आया तो कुछ दिनों बाद राजा ने फिर बुलाया, रानी के बारे में बता। अरे बोले क्या बोलते हो आप, महारानी के बारे में मेरे से पूछ रहे? नहीं बता। अरे बोले बता। जिद किया उसने तो बताया कि साहब ये है ही नहीं रानी, जिसमें राजसी खून है ही नहीं। राजा को बहुत क्रोध आया अपनी पत्नी के बारे में ऐसा सुनते में। रथ उठाया, सास के पास पहुंच गया। सास के पास पहुंचा तो सास ने बताया कि साहब पेट में रिश्ता हो गया था, हमारी मर गई थी तो दासी की डिलीवरी हुई, हमने वो ले ली। लौट के आया, उसने पूछा तुझे पता कैसे चला कि ये राजा का खून नहीं है? तो बोले ये नौकरों से बहुत गंदा व्यवहार करती है, गरीबों से बहुत चिड़चिड़ा के बोलती है, मारती है, पीटती है। जो राजसी खून होता है वो गरीब से व्यवहार गंदा नहीं करता, ये इसका व्यवहार बहुत गंदा है, इससे मैंने अंदाज किया। तो उसने फिर उसको घी, दूध और बकरी, गाय, भैंस सब उसको इनाम में दी और विदा किया और उसका प्रमोशन करके अपने राजमहल में रख लिया, प्रमोशन कर दिया उसका। फिर 6.5 महीने बाद में आई गई बात हो गई तो पूछा अपने बारे में। अरे बोले क्या करते हो आप? मैं आपके बारे में? बोले नहीं। तो जिद करने लगा तो जान माल की सलामती की उसने बोली उससे, राजा से, कि जान माल की सलामती चाहिए मेरे को। बोले हाँ ठीक है, बताओ मेरे बारे में। बोले तू खानदानी है ही नहीं भाई राजा। तो उसका तलवार पे हाथ चला गया। बोले आपने जवान दी थी जान माल की सलामती की। माँ के पास गया, माँ ने बता दिया पूरा किस्सा कि तू चौपिया मतलब जानते हैं गाय भैंस चराने वाले जो गड़रिया होते हैं, बोले तू उनका बच्चा है, हम तो बांझ थे, हमारे औलाद हुई नहीं थी कोई। लौट के घर आया, उसने उससे पूछा कि कैसे पता किया तूने कि मैं खानदानी नहीं हूं? तो बोले ऐसे पता किया, कोई भी राजा जब खुश होता है, प्रमोशन करता है इनाम, तो इनाम में गले से लच्छा उतार के दे देता है हीरे का, सोने का। तू बकरी दे रहा है, गाय दे रहा है, भैंस दे रहा है, तो तू चौपिया की औलाद हो, खानदानी हो ही नहीं सकता है। तो यहां से जब डाउट होता है ना, आंख मारता है कोई आदमी, सो जाता है आदमी, तब फिर डाउट होता है कि है क्या मामला। मेरा इशारा किसी और नहीं है, मैं तो एक किस्सा सुना रहा हूं। तो ये फिर डाउट होते हैं, हाथ से व्यंग्य की बातें हैं। आगे बढ़े। ये किस्सा गोई जो है वो किसी के व्यक्तित्व को इतने बेहतर तरीके से परिभाषित करते आपने कभी पहले नहीं देखा होगा, ये बात तय है। एक बात कर लेते हैं सर, स्टालिन के जो बयान जो आए, सनातन को लेके जो बयान आया, अचानक से एमपी में भी उस बयान का बहुत तेज रिएक्शन शुरू हुआ, आपने भी रिएक्ट किया। ये लगता है इलेक्शन में ये मसला जो है ये फायदा या नुकसान क्या पहुंचाएगा? क्या फायदा या क्या नुकसान होगा इस बयान का? ये स्टालिन जो है ना अनइंस्टॉल हो जाएंगे थोड़े दिनों में। जो मैंने पहले कहा था, ये सोची समझी राजनीति है इस देश के अंदर। कांग्रेस की राजनीति का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलाना है और मातम भी मनाना है, ये कांग्रेस की राजनीति है। इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई? जब सलमान खुर्शीद ने बोको हराम से तुलना की, उसके बाद आके राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठाए। उसके पीछे जाओगे आप तो भगवा को आतंकवाद दिग्विजय सिंह जी जैसे लोगों ने कहा, थोड़ा पीछे जाओगे आप तो। और इसलिए ये जो लोग थे तथाकथित, ये सारे स्टालिन तक चले जाओगे आप, ये इनका फसाना सिर्फ इतना सा है कि हिंदू को जातियों में बांट के रखो। तुम यादव हो, तुम किरार हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम ठाकुर हो, तुम एससी हो, तुम एसटी हो। और मुसलमान को भय दिखाओ भाजपा का, आरएसएस का, इकट्ठा रखो। जैसे इसी हफ्ते में दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में नूह जैसे दंगे हो सकते हैं, नूह जैसे दंगे, हरियाणा जैसे दंगे। ये भविष्यवक्ता थे दिग्विजय सिंह। क्या था ये साची समझी राजनीति थी कि इनको डर दिखाओ मुसलमानों को, ये बिखर रहे हैं। यही कारण था कि आपने खरगोन के दंगे में देखा होगा, मस्जिद पर भगवा, कहीं की मस्जिद, कहीं का भगवा लगा के उनने अपने ऑफिशियल ट्विटर पे ट्वीट किया उसको, दिग्विजय सिंह ने। क्या था वो? दंगे को भड़काना, दंगे की आग को भड़काना। ये इनकी दिग्विजय, इनको सनातन में दिक्कत आती है, इनको भगवा आतंकवादी नजर आता है।
और जाकिर नाइक शांति का दूत नजर आता है, ऐसा क्यों? यह है मूल सवाल। जाकिर नाइक की विशेषता बताएं या भगवा की कमी बताएं। जितनी कमी दिग्विजय सिंह ने आज तक बताई है, सारी हिंदू धर्म की बताई है। इनको उज्जैन के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे तो काजी साहब जिंदाबाद के सुनाई दिए, है ना विशेष बात इनकी। इनको गाय, हमारी जिसको हम माता मानते हैं, वो कहते हैं कि ये गाय गोबर में लौटती है, हमारी माता कैसे हो सकती है? कभी आपने दिग्विजय सिंह को बकरी की लेड़ी पे आपत्ति करते देखा? मैं हंसने को नहीं कह रहा, मैं सच में कह रहा हूं। कभी बकरी पे आपत्ति की इस आदमी ने? नहीं, गाय पे जरूर करेंगे। साधु संतों को, उसने साधु संतों को भगवा बलात्कारी होता है ये कहने की, ये मोदी जब तक जिंदा, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वर्तमान में, जब तक मोदी जिंदा है तब तक सनातन खत्म नहीं हो सकता। ये देखिए आप इनके बयान किस तरह के हैं। तो ये निंदनीय है और हम छाती ठोक के इसकी निंदा करते हैं, चौड़े में निंदा करते हैं। हम छुपा के निंदा नहीं करते हैं इनकी। ये दो मुही बातें करते हैं। चुनावी हिंदू बन जाते हैं, चुनाव पे हिंदू हिंदू खेलते हैं। कोई जनेऊ डाल के भगता है, कोई तिलक लगा के भगता है, कोई गंगा जी में डुबकी लगा लेते हैं। ये क्यों करते हो आप? चुनाव के बाद भी तो जाओ ना। आप मेरे भाई अभी कमल पटेल जी से पूछ रहे थे कथा के बारे में, आपसे पूर्व के एंकर। अरे भाई, कमल पटेल जी पिछले कई सालों से वहां पे कथा करा रहे हैं हरदा में, कई वर्षों से। उन्हें चुनाव पे नहीं कराई है, पर कमलनाथ जी ने सिर्फ चुनाव पे ही कराई है। इनको भगवान सिर्फ चुनाव पे ही याद आते हैं, बीच के 5 साल याद नहीं आए थे, अभी याद आते हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये हमारे धर्म को इस तरह से खिलौना मानते हैं, एक राजनीति में खेल का अस्त्र मानते हैं। हम उसे अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं। हमारी पूरी आस्था है, हम श्रद्धा से सर नवाते हैं अपने धर्म के प्रति। ये न उसको चुनावी मानते हैं, क्योंकि ये लोग पूरी पाश्चात्य और इटालियन संस्कृति में रंग गए, कांग्रेस के लोग। इतनी सी बात है। अच्छा, दतिया आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी पर भी अब जब सभी जगह घूम रहे हैं हम देश विदेश, तो दतिया भी हुआ थे। दतिया में बहुत काम कराया आपने, मेडिकल कॉलेज भी खुलाया और भी सब बहुत सारे काम वहां पर कराए जो लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। तो कितने प्रतिशत की उम्मीद है आपको? मतलब कितना, अगर मैं वोटों में आकलन करूं तो नरोत्तम मिश्रा जी की जीत इस बार कैसी होगी? अभी तक की जीत में सबसे अच्छी जीत होगी मेरी। मैं 6 चुनाव जीता हूं, उनमें सबसे अच्छी जीत इस बार की होगी मेरी, ऐसी मेरी मान्यता है। और मेरे को दतिया की जनता पर पूरा विश्वास और मुझे भरपूर आशीर्वाद देते हैं। मैं सर नवा के उनका आभार व्यक्त करता हूं आपके टीवी के माध्यम से। अच्छा, फूल सिंह बरैया ने जो कहा, हालांकि बहुत आपत्तिजनक और गंदे तरीके से कहा, उसे मैं कतई उद्धृत नहीं करूंगा। उसका एक हिस्सा चुन लेते हैं। वो चैलेंज कर रहे हैं कि आपको नहीं जीतने देंगे वहां से। कहते हैं, देखो, एक अच्छी बात क्या है, इस लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। जो आदमी 30 साल से चुनाव हार रहा है और अपनी जमानत जब्त करा रहा है, 30 साल से, मैं अभी से नहीं कह रहा, वो 30 साल पहले कभी चुनाव जीती थी एक बार, और उसके बाद से ऐसा कोई चुनाव नहीं है लोकसभा विधानसभा का जो वो नहीं लड़े हों। लोकसभा भी लड़ते, कैसे लड़ते थे आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। लगातार हारने वाला लगातार जीतने वाले को नहीं जीतने देगा, ऐसा कह रहा है। अब ये अचंभे, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, कोई भी कुछ बोल सकता है इसके अंदर। वो भी बोल रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि मैं मुंह 50 से सीटें ज्यादा आ गई अगर भाजपा की, तो राजभवन के आगे मुंह पे स्वयं अपने हाथों से कालिक पोतेंगे। अब आप अभियाली कह रहे थे नेक टू नेक आ रही है भाजपा, आप कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा। तो फिर वो, अब मैं तो रोकूंगा ही उनको, मेरे 2 मित्र रहे हैं वो, नहीं ऐसा मत करो। जहां तक सवाल उनके बोलने का है, माता पिता को मेरे को मरे बहुत समय हो गया है न, मैं उनसे भी उम्मीद करता हूं काय के लिए उनको बीच में लाना। माँ तो सबकी, आपकी भी श्रद्धा की केंद्र है, मेरी भी श्रद्धा की केंद्र, काय को छेड़ते हो? अच्छा, कौन से ऐसे मुद्दे आपको लगता है कि जो कई तरह के आपके यहाँ अलग अलग पोस्टर बॉय हैं, मतलब डेवलपमेंट पे बात करने के पोस्टर बॉय शिवराज जी, कट्टर सॉलिड हिंदुत्व पे बात करने के लिए आप हो गए, कैलाश जी हो गए, तो ऐसे अलग अलग हैं आपके यहाँ मोर्चे पे तमाम जो किलेदार हैं वो। तो कौन सा ऐसा मुद्दा आपको लगता है जो पूरा चुनाव का रुख पलट देगा इस बार? लाडली बहना है ना, आप देख लेना रुख बदले कि नहीं बदले। लाडली बहना आवास योजना है ना, 450 का गैस सिलेंडर है ना, बाकी लोग सब कह रहे हैं, सब कहते आए, हम दे रहे हैं। 2 बड़े अंतर हैं, कहना और देना। हम दे रहे हैं, हमने जो कहा वो किया, और हम अपने घोषणा पत्र में डालते हैं।
हमने कहा था जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। बताओ 370 हटी के नहीं, 35 हटी के नहीं, लद्दाख आजाद हुआ कि नहीं, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है कि नहीं। हमने कहा था कि सीएए लाएंगे, देखो लाए कि नहीं। हमने घोषणा पत्र में कहा कि ट्रिपल तलाक हटाएंगे, हटाया कि नहीं। हम बचपन से कहते थे सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, देखो मंदिर बन रहा है कि नहीं। कांग्रेसी कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, अब हमने तारीख बता दी। अब अगर कोई कांग्रेसी में हिम्मत है तो बताए कि सोनिया और प्रियंका कब जा रही हैं दर्शन करने, राहुल गांधी कब जा रहे हैं दर्शन करने। हमने तो जो कहा था वो करके दिखा दिया। ये कांग्रेस सोचे कमलनाथ जी ने और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश की धरती पे कहा था कि 10 दिन के अंदर 2 लाख रुपए किसान का कर्जा माफ करेंगे, और नहीं कर पाए तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। उस हिसाब से हर महीने में 3 मुख्यमंत्री बदलना थे, 15 महीने सरकार रही तो 45 मुख्यमंत्री बनना थे। लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बदल पाए राहुल गांधी। कमलनाथ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर बदल दिया था, राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे थे। ये झूठ बोलते हैं। इनने कहा कि 4,000 रुपया महीना नौजवान को बेरोजगारी भत्ता देंगे, 15 महीने सरकार रही, 15 चौक 60, एक भी व्यक्ति को अगर दे पाए हों रोजगार बेरोजगारी भत्ता, आपके चैनल पे लाए ना कमलनाथ जी, मैं उनसे आके माफी मांगूंगा और माला पहनाऊंगा। आपके चैनल में 10 दिन में 2 लाख किसके माफ हुए, आपके चैनल पे लाओ और लाके बिठा लो। बार बार कहते हैं विधानसभा में जवाब दिया, अरे 2-2 हजार के सहकारिता के कर्जे माफ करके 2 लाख का सेहरा बांधना चाहते हो। किसान इस बार ऐसी धूल चटाएगा उस गलती पे कांग्रेस को कि नानी याद आ जाएगी। आप देख लेना इनको। कह दिया कन्यादान के 51,000 देंगे, एक को दिए हो तो बताओ। दिए तो शिवराज सिंह जी ने। आपने कर्जा अगर माफ कर दिया था 2 लाख तक का, तो हमने ब्याज काहे का माफ किया है फिर, जो अभी शिवराज सिंह जी सरकार ने माफ किया है। कृषि मंत्री आपके सामने बैठे हैं, 2,129 करोड़ रुपए अभी इनने कृषि मंत्री ने माफ किया है, तो वो वही तो ब्याज माफ किया है, क्योंकि इनने एक को भी नो ड्यूज नहीं दिया। नो ड्यूज तो चली गया, ओवर ड्यू हो गया किसान, उसे कर्ज ही मिलना बंद हो गया। तो वो 2,129 करोड़ जो कृषि मंत्री जी कह रहे हैं, तो वो माफ किया अभी शिवराज सिंह जी की सरकार ने। तो ये जो गलतियां कमलनाथ जी ने की है ना, चलो 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 करके पूरी सरकार चलता कर दी। ऐसा नेतृत्व तो आपने प्रवीण जी देखे ही नहीं होगा कि जिसके नेतृत्व में 48 से ज्यादा विधायकों ने बगावत कर दी। ऐसा नेतृत्व ही नहीं देखा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी पैसा है तो अध्यक्ष है। अच्छा, ये वो एक और आरोप आप लोगों पे लगाते हैं, वो कहते हैं कि वो कुछ मतलब ऐसी स्थिति है कि वो रात में कुछ सोचते हैं कि ये योजना लाना है, सुबह आप अमल में ला देते हो। उनका ये कहना है कि भाई लाडली बहना हमारा था, 550 रुपए में सिलेंडर हमारा था, बोले अमल में ये ले आए। अरे भाई लाडली बहना आपका था तो आपने राजस्थान छत्तीसगढ़ में लागू क्यों नहीं करवाई? नवाचार जितने हुए ना देश में, अधिकांश शिवराज सिंह चौहान ने किए। तीर्थ दर्शन योजना हो, आप देखिए, सबसे पहले कन्यादान योजना शिवराज सिंह जी चौहान लेके आए। और ऐसा नहीं है वो मुख्यमंत्री बनने के बाद लाए थे, वो पहले से कन्यादान एक कार्यक्रम सांसद थे तब करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और उस योजना को उन्होंने अंगीकार और स्वीकार जनता से करवाया, अंगीकार सरकार से करवाया। उसके बाद में लाडली लक्ष्मी लाए। आज 43 लाख लाडली लक्ष्मी, कोई कल्पना कर सकता है मध्य प्रदेश में? ये लखपति बेटियां हैं। उसके बाद में लाडली बहना लाए, और उसके बाद में लाडली बहना आवास योजना लाए। ये नवाचार चारों के चारों शिवराज सिंह जी के ही हैं। आप उसके बाद उसके संबल योजना आई, वो संबल योजना नवाचार हमारे मध्य प्रदेश के नवाचार है, जो बाद में जैसे तीर्थ दर्शन योजना हमारी बाद में पूरे देश ने स्वीकार करी, ऐसे ये संबल भी हमारे पूरे देश ने स्वीकार करी। तो ये नवाचार हम स्वाभाविक रूप से करते हैं, और ये नवाचार ही हमारी ताकत है। अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद शिवराज जी ने बहुत पहले एक बार 2008 में मुझे ही इंटरव्यू में कहा था कि वो चाहते हैं कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। तो ये भी आइडियोलॉजी पहले से आप लोगों की थी क्या? नहीं, ये स्वाभाविक रूप से तो समिति बन गई है चूंकि पूर्व राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में। पर आप ये तो मानते होंगे कि आचार संहिता से काफी काम प्रभावित होता है। लगातार चुनाव होते हैं, विधानसभा निपटती है, उसके 6 महीने बाद लोकसभा आ जाते हैं। अब तो चूंकि नगर पालिकाएं चली गई नहीं, उसके 6 महीने बाद नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, फिर ग्राम पंचायत, फिर सहकारिता के चुनाव, फिर मंडी के चुनाव। 5 साल चुनाव ही चलते रहते हैं। एक बार में आप रख दो, अभी भी तो पंचायत चुनाव में 4 वोट डालता है ना व्यक्ति, पंच पे, सरपंच पे, जनपद सदस्य पे और जिला पंचायत सदस्य।
डालते ही हैं, अभी भी 4 वोट 6 वोट डाल देगा, क्या दिक्कत आएगी उसमें। तो ये कई बार ये हो जाता है सर, आपकी पार्टी, चूंकि आप भी बड़े नेता हैं, तो मैं देश के मसलों पर भी बात कर लगता हूं कि कई बार ऐसे ऐसे मसले, वो जो राहुल गांधी कहते हैं कि साहब ये ध्यान भटकाने की जो राजनीति के आरोप बीजेपी पे लगाते हैं, वो कहते हैं ऐसे ऐसे मसले उड़ा दिए जाते हैं कि जैसे अब जो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन है तो जाने क्या आएगा, और कयास ही लगते रहते हैं कि भाई महिला आरक्षण भी एक कयास लग रहा था बेशक, एक देश एक चुनाव भी कयास लग रहा था बेशक, ऐसे 2-3 समान नागरिक संहिता पे भी कयास लग रहे थे। तो ये माहौल बना देते हो आप लोग, ऐसा कांग्रेस मानती है। अच्छा, आप हम लोगों से कह रहे हो, आप अपने आप को अलग रख रहे हो। माहौल किसने बनाया था? हमारे भाजपा के कौन से प्रवक्ता ने कहा था ये बात? मीडिया ने बनाया बेशक। आप अपने आप को माहौल बनाते हो आप, हैं? वो है ना, कवि शिवमंगल सिंह सिमन की लेखनी स्याही नहीं आग उगलती है, कोई नहीं बुझाने वाला, दूर बैठकर ताप रहा है आग लगाने वाला। आपकी स्थिति इस तरह की है कि आप फिर दूर बैठ के तापते हो हम लोगों को लड़ा के। हाँ, लेकिन पहले अवध के नवाब, तो पहले अवध के नवाब लड़ाया करते थे ना बैठ के, ऐसे आजकल आप हो इधर उधर बिठाल के फिर लड़ाया करते। नहीं, इनपुट आ जाते हैं वहां से। एक मैं बात, आप लंबा वक्त ले लिया आपका, एक सवाल जरूर ये करूंगा कि 2023 के बाद हम आपको किस भूमिका में देख सकते हैं? मैं लगभग जो भी मेहमान आ रहे हैं उनसे मैं एक सवाल जरूर कर रहा हूं। हमारी भूमिका तो बहुत तय है, पहले से तय है कि जहां खड़े कर देता है कैप्टन, स्लिप पे खड़ा कर है, मिड ऑफ में, मिड विकेट पे, बॉलिंग पे, कीपिंग पे, बाउंड्री पे, जहां खड़ी कर देगी पार्टी वहां खड़े हो जाएंगे, बढ़िया खेल का प्रदर्शन करेंगे, शानदार खेलेंगे। कितनी सीटें लगातार आप लोग आकलन करते ही 2/3 होंगे? के आसपास आनी चाहिए, 150 से ऊपर आएंगे। ये कह रही है कांग्रेस के वैसा प्रतिसाद नहीं मिल रहा है जनता का, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है आपकी यात्राओं को लेकर। अच्छा, कांग्रेस के अलावा कोई कह रहा है क्या? और कांग्रेस को तो यही कहना है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी यहाँ सरकार बन रही है, यहाँ पे आएंगे। राहुल गांधी तो कहेंगे ही ना, मैं तो कहूंगा ही ना। आप बताओ ना, आप क्या कह रहे हो? तो आपने बताया नेक टू नेक आ रही है। नरोत्तम जी, आपने अपने इतने व्यस्त कार्यकाल के बीच वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। जय जय। करना चाहूंगी माननीय प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी से कि वो कुछ देर मंच पर ठहरे, और इसी बीच मैं बुलाना चाहूंगी हमारे, अब हम आमंत्रित करते हैं मशरूम वर्ल्ड से समीर सागर जी, संदीप सागर जी और शिव शक्ति सागर जी को, जो मशरूम वर्ल्ड ग्रुप को 15 साल से देश की मशरूम बेस्ट प्रोडक्ट बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, कि प्लीज आप मंच पर आएं। इसी के साथ ही मैं चाहूंगी कि रविंद्र वेदी जी भी माननीय हमारे स्टेज पर आए, और बीजासन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड से डायरेक्टर श्री विनोद यादव जी, कंस्ट्रक्शन लाइन में अपनी एक अलग पहचान इन्होंने बनाई है, वे भी कृपया हमारे साथ मंच साझा करें। इसी के साथ में माननीय प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी से आग्रह करूंगी कि आप सभी मेहमानों को, अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करें। एमडी जयदेव शर्मा जी से कि वो मंच पर आएं और प्रदेश के माननीय गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए।